गर्मी में ससुराल की ठंडी ठंडी रसोई। कड़ी गर्मी में संध्या की ठंडी ठंडी रसोई में खाने का आनंद लेते हुए परिवार के सभी लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सबके सामने अलग अलग तरह के कई स्वादिष्ट और गर्मी में राहत देने वाली व्यंजन जैसे दही बड़े, खीरे का रायता, लौकी के कोफ्ते, छाछ, दही चावल, आंवले का मुरब्बा, कैरी की खट्टी मीठी दाल आदि रखे हुए थे। वाह भाई वाह, खाने में मजा आ गया। संध्या बहू, ये सब तुम्हारी मेहनत और होशियारी की वजह से संभव हो पाया है कि आज हम सबको पहले की तरह अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। सच में बहू, तुम्हारी ठंडी ठंडी रसोई में खाना खाकर तो बाहर की भीषण गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। बुरे हालातों से लड़ते हुए तुमने इस ठंडी ठंडी रसोई को बनाकर तो करिश्मा ही करके दिखाया है। भाभी, मुझे और रायता दो ना। गर्मी में ठंडा ठंडा खीरे का रायता मिल जाए तो पूरे शरीर में ठंडक आ जाती है। भाभी, खाने के बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी ना? आपकी जुगाड़ू रसोई के जुगाड़ू फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी खासी ठंडी हो जाती है। आज हम बाहर की कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे। आज मैंने तरबूज काट कर रखे हैं और सबके लिए ठंडा ठंडा पना भी बना कर रखा है। खाने के बाद हम सब तरबूज खाएंगे और पना पियेंगे। तभी गेट के खटखटाने की आवाज आती है और राजेश कहता है, जरूर मोहन आया होगा। अच्छा है, सही समय पर आ गया। वो भी हमारे साथ खाना खा लेगा। राजेश दरवाजा खोलते हैं तो सामने उस एरिया के पार्षद और कुछ अधिकारी खड़े होते हैं। उन्हें देखकर राजेश डर जाता है तो पार्षद हंसकर कहता है, अरे डरिए मत श्रीमान, हम तो यहाँ आपको एक अच्छी खबर सुनाने आए हैं। आपकी बहू संध्या जी को उनकी संस्था की ओर से बेस्ट इनोवेटर अवार्ड मिला है। उन्होंने जो इको फ्रेंडली रसोई बनाई है वो वास्तव में लोगों के लिए प्रेरणा है। इस रसोई को उन्होंने जिस खूबी के साथ कम से कम लागत में बनाया है वो कई गरीब लोगों के लिए भीषण गर्मी से बचने का सहारा बन सकती है। इसीलिए हम उनके इस काम की सराहना करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। अगले महीने की 1 तारीख को हम ये धनराशि उनके हाथों में सौंपेंगे, तो कृपया आप सपरिवार वहां उपस्थित रहिएगा। इतना कहकर सभी अधिकारी और पार्षद चले जाते हैं। राजेश संध्या की बनाई जुगाड़ू रसोई में आता है और सबको ये खुशखबरी सुनाता है। तब तक मोहन भी आ जाता है। संध्या, तुम्हारी मेहनत और हौसले को सलाम है। तुमने आज हम सबको इस ठंडी ठंडी रसोई की सौगात तो दी ही है, साथ ही ये पुरस्कार पाकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सब संध्या की तारीफ करते हैं और संध्या मन में सोचती है, मेरी मेहनत रंग लाई है, लेकिन ये सफर मेरे लिए इतना आसान नहीं था। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इसमें कई मुश्किलें और परेशानियां थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब पार हो गई। सोचते सोचते संध्या अपने मुश्किल भरे पुराने दिनों में खो जाती है। मधु, मोबाइल बाद में देख लेना, पहले ये मिल्क शेक खत्म करो। इसमें से ठंडक चली जाएगी तब पियोगी क्या? और आप ये मिक्स फ्रूट सलाद खत्म कीजिए। अरे करता हूँ भगवान, तुम भी ये संतरे का जूस खत्म करो। सबका ध्यान रखती हो, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। मम्मी जी, मैंने फ्रिज में आइसक्रीम जमा दी है। रात को खाने के बाद हम सब छत पर बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। आप लोग भी अजीब हैं। यहाँ ठंडे ठंडे हॉल में बैठकर आइसक्रीम के मजे लेने चाहिए तो छत पर जाकर खा रहे हैं। मैं तो यहीं एसी के हवा में बैठकर आइसक्रीम खाऊंगा। बेटा, गर्मी के दिनों में छत पर बैठने का मजा क्या है? तुम दिन रात एसी कूलर में रहने वाले बच्चे नहीं समझोगे। दरवाजे की बैल बजती है और मोहन मुंह लटकाए अंदर आता है। संध्या उसके लिए फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आती है और शिकंजी बनाने में रसोई में चली जाती है। मोहन का उदास चेहरा देखकर राजेश पूछता है, अरे क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? राजेश के पूछते ही मोहन फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हम बर्बाद हो गए पापा, हमारा सब कुछ लूट गया है। क्या हुआ है? साफ साफ बता बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है जी? कुछ तो बताइए, सब परेशान हो रहे हैं। सुमित अंकल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है पापा। उन्होंने धोखे से पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया और बाजार का सारा कर्ज हमारे सिर पर डाल दिया। हे भगवान, सुमित से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तो वाकई हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब तो हमारे पास बस ये घर ही है पापा, उसे बेचकर बाजार का कर्ज चुकाना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के धोखा देने से एक हंसते खेलते संपन्न परिवार पर अचानक इतना बड़ा संकट आने से सब दुखी हो जाते हैं। मोहन और राजेश सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अब हम सबको हिम्मत से काम लेते हुए इस मुसीबत का सामना करना होगा। इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन घर बिक जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक छोटा घर ले लें। अंकल ने सारे जॉइंट अकाउंट से भी पैसा निकाल लिया है। कर्ज चुकाने के लिए रसोई के सामान को छोड़कर घर की हर चीज बिक जाती है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और दोस्त भी किनारा कर लेते हैं। घर का पुराना नौकर राजू उनकी मदद करने के लिए कहता है, अरे मालिक, मेरी नजर में शहर से बाहर गांव में
चिलक्कर जो बस्ती है वहाँ एक छोटा सा घर है, आप लोग कुछ दिन वहाँ रह सकते हैं। किराया अभी नहीं के बराबर है, लेकिन घर बहुत छोटा है। अभी तो बस इस जानलेवा गर्मी में सिर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए वही बहुत है। राजू, तुम हमें वहीं लेकर चलो। पूरा परिवार रसोई का सामान और कपड़े लेकर राजू के साथ चल देते हैं। घर छोड़ते समय सबकी आंखें नम हो जाती हैं। आसपास के पड़ोसी इस हालत में भी ताना मारने से नहीं चूकते हैं। इंसान के दिन बदलते देर नहीं लगती। कहाँ कल तक गर्मी में एसी के मजे ले रहे थे, आज बोरिया बिस्तर उठाकर गर्मी में दर दर भटकना पड़ेगा। बेचारे एक ही झटके में पूरे कारोबार से हाथ धो बैठे। क्या नहीं था इनके पास? धन दौलत गाड़ी सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया। सब बुरे कर्मों का नतीजा होगा। सबकी तंज भरी बातों को इग्नोर करते हुए सब आगे बढ़ जाते हैं और एक छोटा सा टेम्पो करके पूरे सामान के साथ राजू के बताए घर के पास पहुंचते हैं। ये घर है हमारे बंगले। इतना बड़ा तो चौकीदार का कमरा था। पापा इतनी गर्मी में तो यहाँ नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रहूंगी। पापा भैया, आप कहीं और घर देख लीजिए प्लीज। तुम दोनों समझदार होकर भी ऐसी बातें करो। इस समय हमें अपने लिए नहीं पूरे परिवार के लिए सोचना चाहिए। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम इसके अलावा कोई और घर अफोर्ड कर सकें। संध्या के समझाने पर दोनों बेमन से उतरकर घर के अंदर आते हैं और अंदर से घर के हालात देखकर तुरंत बाहर आकर कहते हैं, अंदर तो जैसे भट्टी जल रही है पापा। एक कमरे के घर में हम इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है मम्मी, खिड़की भी बस एक ही है। ये घर तो बड़ा डरावना सा है, हम कैसे रहेंगे यहाँ? बस करो दोनों, सब परेशान हो रहे हैं और तुम्हें अपनी सहूलियत की फिक्र है। भगवान का शुक्र मानो कि इतनी गर्मी में हमें कम से कम ये घर तो मिला है। सब घर के अंदर आते हैं और लाइट ऑन करके पूरे घर पर एक नजर डालते हैं। वहां बस एक कमरा था। एक तरफ छोटी सी रसोई और दूसरी तरफ टॉयलेट बाथरूम था। रसोई देखकर संध्या मन में सोचती है, रसोई तो बहुत ज्यादा छोटी है, वेंटिलेशन के लिए भी कोई खिड़की नहीं है। गर्मी में खाना बनाने में तो जान ही निकल जाएगी। क्या सोचने लगी बहू? रसोई को देखकर चिंता में पड़ गई ना। रसोई तो सच में बहुत छोटी है। गर्मी में खाना बनाने में काफी दिक्कत आएगी यहाँ। दिक्कत तो आएगी मम्मी जी, लेकिन कोई बात नहीं। संध्या और मधु मिलकर पूरा घर साफ करते हैं और एक कोने में साथ में लाया सामान रख देती हैं। संध्या रसोई में गैस और बर्तन वगैरह रख देती है। कुछ देर सब कमरे में लगे एकमात्र पंखे के नीचे चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर गौरव कहता है, मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है भाभी, कुछ है क्या हमारे पास? ठंडा तो कुछ नहीं है देवर जी, साथ में जो कोल्ड ड्रिंक लाए थे वो भी गर्मी के कारण गर्म हो गई है। बहू ऐसा करो, मेरे लिए 2 चाय बना दो। गर्मी में बैठकर गर्म चाय पीना अजीब तो है, लेकिन चाय का समय हो गया है तो तलब लगी है। बहू सबके लिए चाय ही बना लो। वैसे भी दूध थोड़ा ही है, इस्तेमाल नहीं किया तो गर्मी के कारण फट जाएगा। संध्या आग उगलती हुई रसोई में आकर गैस जलाती है और चाय के लिए पानी रखती है। कुछ ही देर में थोड़ी सी जगह में उसका दम सा घुटने लगता है और वो जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन किसी को अपनी बेचैनी जाहिर नहीं करती। चाय उबलने के बाद कप में छानकर बाहर लेकर आती है। लीजिए हमारे नए घर की रसोई की पहली चाय। मुझे तो मेरी पहली रसोई की याद आ गई। उस समय भी वो रसोई मेरे लिए ऐसी ही नहीं थी, उससे नाता जोड़ लिया था। अब इस रसोई से भी नाता जोड़ लूंगी। तुम बहुत समझदार हो बहू। तुम्हारी जगह कोई और होती तो पता नहीं इस छोटे से घर और रसोई को देखकर क्या करती। चाय बनाते हुए संध्या को जो बेचैनी हुई थी उसे भूलकर अब वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तब तक मधु और गायत्री सामान में से चादरें, तकिए और दरिया निकाल कर रख देती हैं। राजेश, मोहन और गौरव आसपास नजर डालने चले जाते हैं, संध्या रसोई में खाना बनाते हुए। हे भगवान, रसोई कितनी तप रही है। शरीर से तो जैसे पसीने की नदियां बह रही हैं। सोने के पहले नहाना पड़ेगा वरना पूरे शरीर में फुंसियां हो जाएंगी। जैसे तैसे दाल, चावल और रोटियां बनती हैं। संध्या अचार की बन्नी से अचार निकाल कर रखती है और मधु के साथ मिलकर खाना बाहर लाती है। बहू मैं थैलियों में खाना परोसती हूँ, तुम ठंडे पानी से चेहरा धोकर आ जाओ। गर्मी के कारण आंखें और चेहरा पूरा लाल लाल हो गया है। संध्या बाथरूम में जाकर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डालती है और राहत की सांस लेती है। अब अच्छा लग रहा है, वरना उस छोटी सी रसोई में गैस के आगे आंखें जलने लगी थी। खाना खाकर संध्या बर्तन साफ करती है और मधु सबके बिस्तर लगा देती है। कुछ ही देर में दिन भर के थके हारे रोज नरम बिस्तर पर सोने वाले सब जमीन पर भी आराम से सो जाते हैं। सुबह, संध्या मुझे चाय के साथ बिस्किट दे देना, मैं नहा धोकर काम के लिए बाहर जाऊंगा। एक जान पहचान वाले से बात हो गई है मेरी। कैसा काम है बेटा, क्या करना है तुझे? मुझे एक ही तो काम की अच्छे से जानकारी है पापा। कपड़े की दुकान में काम है। कभी हमारी खुद की कपड़े की दुकान थी, आज मुझे किसी और की दुकान में काम करना पड़ रहा है। किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है बेटा। बहू बिस्किट के अलावा इस चाय के साथ कुछ और भी बना दो, दिन भर भूखा रहेगा बेचारा। थोड़ी सी सूजी रखी है मम्मी जी,
मैं सबके लिए उपमा बना लेती हूँ। संध्या जल्दी से रसोई में आकर सूजी भूनने लगती है। तब तक प्याज हरी मिर्च काट लेती है। सुबह के समय रसोई इतनी गर्म नहीं थी तो उसके हाथ भी जल्दी जल्दी चल रहे थे। सबके लिए उपमा बनाकर वो प्लेट्स में निकाल कर लाती है। पापा जी, मम्मी जी, मधु, गौरव, सब आ जाओ, गर्मा गर्म उपमा खा लो। इतनी गर्मी में गर्मा गर्म खाने में तो और पसीने छूट जाएंगे भाभी। आप मेरी प्लेट रख दो, मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद खाऊंगा। मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। घर की बात अलग थी, वहाँ तो कूलर या एसी में बैठकर गर्म खाना खाते थे, लेकिन यहाँ नहीं खा सकते। सब नाश्ता करते हैं और मोहन काम पर निकल जाता है। दोपहर को खाना बनाने के लिए संध्या रसोई में आती है। गर्मी के कारण टीन की छत से आग बरस रही थी। हिम्मत करके वो खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। हे भगवान, रात और सुबह के समय इतना पता नहीं चला, लेकिन दोपहर के समय तो इस रसोई में पैर रखना तक मुश्किल हो रहा है। छत, जमीन, दीवारें सब तप रही हैं, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह 2 दिन और बीतते हैं और तीसरे दिन संध्या गर्मी से परेशान होकर मोहन से कहती है, मोहन जी, मैंने इस छोटी सी रसोई में एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से टीन की छत की वजह से रसोई में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ संध्या। ऐसा करता हूँ कि कल से कहीं रात की ड्यूटी भी कर लेता हूँ। वॉचमैन का काम तो मिल ही जाएगा। फिर हम इस छोटे से घर को छोड़कर एक बड़ा घर किराए पर ले लेंगे। तुम लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे तो बच जाओगे। नहीं जी, आप कितना काम करोगे? आपको हमेशा कूलर एसी में बैठकर काम करने की आदत है, उसके बावजूद आप इस गर्मी में काम कर रहे हैं। मैं अभी बेकार में ही शिकायत लेकर बैठ गई। आपको 2-2 ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है। संध्या आप अपनी परेशानी भूलकर किसी बात की शिकायत नहीं करती है। अगले दिन शाम को पड़ोस के घर के आंगन से लोगों के हंसने गाने की आवाजें आती हैं और मधु और गौरव बाहर निकल कर देखते हैं। मधु, लगता है हमारे पड़ोसी के घर में पार्टी चल रही है। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। किसी की बर्थडे पार्टी है शायद। हम भी कभी हमारे घर में ऐसे एंजॉय करते थे भैया। देखो वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, कितने तरह की कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, केक और फ्रूट सलाद रखे हैं। मुंह में पानी आ गया। दोनों उस तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी पड़ोस का लड़का मधुर उन्हें देखकर उनके पास आता है और कहता है, अरे तुम दोनों भी आ जाओ ना हमारे साथ, आज मेरा बर्थडे है। गौरव और मधु खुश होकर जाने ही लगते हैं। पीछे से मधुर की माँ गीता गुस्से से कहती है, हाँ, पूरे शहर के गरीबों को इकट्ठा कर लेना, खैरात बट रही है ना यहाँ। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, पहले ही तेरे इतने सारे दोस्तों को बुलाकर रखा है। गीता की बात दोनों के दिल को चुभ जाती है और दोनों चुपचाप अंदर आ जाते हैं। चौथे दिन सब्जियां और राशन दोनों खत्म हो जाता है। सुबह मोहन काम पर तो गौरव और मधु कॉलेज के लिए चले जाते हैं। संध्या राजेश से कहती है, पापा जी, सब्जियां और कुछ राशन लाना है। अभी सुबह के समय धूप कम रहती है, मैं आसपास के बाजार से लेकर आती हूँ। सोचा नहीं था बेटी कि मेरे घर की बहू को सब्जी और राशन लेने बाजार जाना पड़ेगा। मेरे पैरों की समस्या नहीं होती तो मैं खुद ही चला जाता। कोई बात नहीं पापा जी, आपने मुझे अच्छे दिन भी तो दिखाए हैं। अब ये थोड़े से बुरे दिन आए हैं तो मैं शिकायत क्यों करूंगी। संध्या पैसे और थैली लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूरी पर उसे सब्जी वाला और राशन की दुकान दोनों दिखाई देती हैं और वो उस तरफ चल देती है। राशन की दुकान पर, भैया 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, पाव भर तेल और सूखे मसाले दे दीजिए। राशन लेकर संध्या एक सब्जी वाले के पास आती है और सब्जियों के दाम पूछती है। बैगन क्या भाव दिए भैया? 40 रुपए पाव है। 40 रुपए पाव? ये तो बहुत ज्यादा है भैया। वैसे तो 20 रुपए पाव बिक रहे हैं, आप तो डबल भाव बता रहे हैं। तो जहाँ 20 रुपए पाव मिल रहे हैं वहीं से ले लो मैडम, मेरे पास तो यही भाव है। संध्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन हर सब्जी वाले के पास ऐसे ही दाम होते हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो मुड़कर देखती है। मधु की हम उम्र एक लड़की उसे दीदी कहकर बुला रही थी। सुनिए दीदी, आप यहाँ नई आई हैं शायद, पहले कभी देखा नहीं है आपको। हाँ, आप कौन? अब मैं निशा हूँ, वो जो छोटा सा घर है वहाँ रहती हूँ। आपको अगर कम दाम पर सब्जियाँ चाहिए तो आप दोपहर 12 बजे के आसपास आया कीजिए। उस समय सभी सब्जी वाले घर जाते हैं तो बची कुची सब्जियाँ कम दामों पर बेच देते हैं, कभी कभी तो मुफ्त में ही दे देते हैं। अच्छा किया जो बता दिया, अब मैं दोपहर के समय ही आऊंगी। निशा को थैंक यू कहकर संध्या थोड़ी सी सब्जियां और राशन खरीद कर घर आती है। तब तक सुबह के 11 बज चुके थे। हाथ मुंह धोकर वो रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। पसीने से लथपथ संध्या सोचती है, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है गर्मी असहनीय होती जाती है। सुबह इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। कल से ऐसा करूंगी, दोपहर का खाना भी सुबह ही बनाकर रख दूंगी। अगले दिन संध्या दोपहर का खाना भी सुबह बनाकर रख देती है। दोपहर को गौरव और मधु कॉलेज से आते हैं और परेशान होकर कहते हैं, भाभी कुछ ठंडा पिला दो ना। रोज इतनी गर्मी में बस पकड़कर कॉलेज आने जाने में जान निकल जाती है। कॉलेज का आखिरी साल नहीं होता तो जाता भी नहीं। ठंडा कहाँ से लाएंगी भाभी, अभी खाना खा लो। सुबह से बनाकर रखा है तो ठंडा हो गया होगा। ठीक है, वही दे दीजिए भाभी। संध्या रसोई से खाना लेकर आती है और सब खाना खाने बैठते हैं, लेकिन एक निवाला खाते ही राजेश कहता है, बहू मुझे लगता है कि खाना खराब हो गया है।
खाने से खट्टी महक आ रही है। गायत्री, तुम एक बार चक्कर देखो। गायत्री और संध्या खाना चक्कर देखते हैं तो वो सही में खराब हो चुका था। सबको भूखे ही उठना पड़ता है और संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सबसे कहती है, मेरी वजह से आप सबको थाली से भूखा उठना पड़ रहा है। पूरा खाना भी बर्बाद हो गया। गर्मी से बचने का लालच करके सुबह खाना ना बनाती तो ये नौबत ही नहीं आती। दिल पर मत लगाओ बहू, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी भी क्या गलती है? इतनी गर्मी में छोटी सी रसोई में खाना बनाना आसान है क्या? सब थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं। अगले दिन संध्या नाश्ता बनाने के बाद दोपहर के समय सब्जियां खरीदने निकलती है और चिलचिलाती धूप में सब्जियां खरीद कर लाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन रसोई में सिलेंडर खत्म हो जाता है। संध्या परेशान होकर कहती है, मम्मी जी, सिलेंडर खत्म हो गया है। अब नया सिलेंडर आने में तो काफी समय लग जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे? हाँ बहू, ये तो बड़ी परेशानी हो गई है। मम्मी जी, मैं हमारे पड़ोस में रहने वाली गीता भाभी से पूछ कर देखती हूँ। उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा तो शायद दे दे। संध्या गीता के घर जाती है और चेहरे पर गंभीर भाव लिए गीता दरवाजा खोलती है और बेरुखी से कहती है, हाँ बोलो, क्या काम है? भाभी जी, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। आपके पास एक्स्ट्रा हो तो दे दीजिए। जैसे ही हमारा सिलेंडर आएगा मैं तुरंत लौटा दूंगी। अजीब लड़की हो तुम, आजकल के हालात में सिलेंडर जैसी चीज मांगने आ गई हो। पता नहीं है क्या कि सिलेंडर कितना मुश्किल से मिल रहा है? पता है भाभी जी, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि। तुम्हारी मजबूरी से मुझे क्या लेना देना है भाई? इतना बड़ा परिवार लेकर बैठी हो तो इन सब जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं है सिलेंडर मेरे पास और तुम्हें कोई देगा भी नहीं, इसीलिए और किसी के घर जाकर मांगना बेकार है। गीता की कड़वी बातों से दुखी होकर संध्या घर लौटती है और इस समस्या का समाधान सोचने लगती है। मोहन जी को कुछ कहकर परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन खाना बनाने के लिए कोई तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। मैं चूल्हे पर तो खाना बना ही सकती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। संध्या घर के बाहर चूल्हा बनाने के लिए साधन ढूंढती है और उसकी नजर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी ईंटों और वहीं पर एक पेड़ से गिरी सूखी टहनियों पर पड़ती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस हो गया जुगाड़। इन ईंटों से मैं चूल्हा बनाऊंगी और इन सूखी टहनियों से ईंधन। कुछ मिट्टी भी उठा लेती हूँ। ईंटें, टहनियां और मिट्टी लेकर संध्या घर आती है। मिट्टी को गीला करती है और ईंटों पर मिट्टी का लेप लगाकर आंगन में सूखने के लिए रखती है। थोड़ी देर बाद बाहर की कड़क धूप में ईंटों पर लगी मिट्टी सूख गई होगी। मैं उन्हें अंदर लेकर आती हूँ। रसोई से गैस चूल्हा बाहर निकाल कर संध्या उसकी जगह ईंटों से चूल्हा बना लेती है। फिर उसमें टहनियों को जमाकर आग लगाती है। लकड़ियां सूखी होने की वजह से तुरंत आग पकड़ लेती हैं। संध्या खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टिक नहीं पाती। हे भगवान, पूरी रसोई में धुआं भर गया। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। देखते ही देखते पूरे घर में धुआं भर जाता है और संध्या, गायत्री और राजेश जोर जोर से खांसने लगते हैं। संध्या बहू, तुम रसोई से बाहर आ जाओ, पूरा घर धुएं से भर गया। हम बाहर आंगन में चलते हैं। तीनों खांसते हुए बाहर आते हैं। धुआं कम हो जाता है तो संध्या कहती है, मम्मी जी, अब धुआं कम हो गया है। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। गौरव और मधु कॉलेज से आते ही होंगे, उन्हें भूख लगी होगी। तुम हम सबके बारे में कितना सोचती हो बहू। तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। संध्या धुएं और आग की गर्मी के बीच खाना बनाती है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। चूल्हा फूंककर उसके गले में भी दर्द हो जाता है। गायत्री और राजेश का खांसना भी जारी ही रहता है। मम्मी जी, पापा जी को तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कल चूल्हा घर के बाहर आंगन में जलाऊंगी। अगले दिन संध्या आंगन में चूल्हा जलाती है और उस पर खाना बनाना शुरू करती है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। गर्म हवा और लू के थपेड़ों से संध्या का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो सोचती है, अंदर चूल्हा जलाने पर मम्मी जी पापा जी को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन ठीक है, थोड़े दिन की ही बात है। लेकिन जैसे चूल्हा आग पकड़ता है, गीता दो पड़ोसनों के साथ वहां आती है और गुस्से से कहती है, सिलेंडर नहीं लिया तो क्या तुम हमारी जान लोगी? तुम्हारे इस चूल्हे की वजह से हमारा पूरा घर धुएं से भर गया है। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। हमारे घर में तो खास खास कर सब हैरान हो गए हैं। हटाओ इस चूल्हे को यहाँ से। सबसे बातें सुनकर संध्या दुखी हो जाती है और सोचती है, अब क्या करूं? चूल्हा ना अंदर जला सकती हूँ ना बाहर। खाना कैसे बनाऊंगी? वो सोच सोच कर परेशान होती है कि तभी उनके पुराने घर के पास रहने वाली पड़ोसन माया और रत्ना उनके घर आती हैं। तुम लोग तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। कितने दिनों से हम तुम्हारा अता पता ढूंढ रहे थे। वो तो कल हमें राजू मिल गया तो उसने यहाँ का पता दिया और हम चले आए। हाँ, हमें लगा ही था कि तुम लोगों के पास पहले की तरह अच्छा अच्छा खाने के लिए नहीं होगा। हम दही बड़े, खीर, मूंग की दाल, पूड़ियाँ और सब्जियों का पुलाव लेकर आए हैं। सब गर्मी में खाने वाली ठंडी ठंडी चीजें, इसे फ्रिज में रख दो तो खाने में और स्वाद आएगा। अरे लेकिन यहाँ तो गैस की जगह चूल्हा जल रहा है। कुछ देर बैठकर दोनों खाना देकर चली जाती हैं। गायत्री दुखी होकर कहती है, पता नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि इन जैसी औरतों से भी बातें सुनने को मिलेंगी।
कोई बात नहीं मम्मी जी, ये दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे। आज हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि घर में खाना बनाने की सुविधा नहीं थी तो उसने हमारे घर खाने का इंतजाम कर दिया। हाँ बहू, अब चाहे जितनी बातें सुना कर गई हैं, लेकिन खाना तो लेकर आई हैं हमारे लिए। दोपहर को इतने दिनों बाद मिला अच्छा खाना देखकर गौरव और मधु खुशी से झूम उठते हैं। मम्मी जी, इनके लिए खाना निकाल तो दिया, लेकिन गर्मी के कारण उस दिन की तरह खराब हो गया तो। हाँ बहू, लेकिन क्या कर सकते हैं, पड़ोसी भी इतने अच्छे नहीं है कि हम उनके फ्रिज में रख दें। मोहन के लिए सबको बुरा लगता है, लेकिन उनके पास खाने को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। संध्या सोचती है, आज तो मोहन जी को अच्छा खाना नहीं मिला, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा कि हम सब इसी घर में रहकर अच्छा खाएंगे। संध्या खूब सोच विचार करती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं अपने आंगन में ही एक रसोई बनाऊंगी, ठंडी ठंडी रसोई, जहां मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और खाना भी बन जाएगा। मुझे सबसे पहले रसोई को कमरे का रूप देना होगा। इसके लिए मुझे एक बांस की जरूरत है। सबसे पहले मैं बांस को ढूंढती हूँ। सास ससुर को खाना खिलाकर संध्या बांस की तलाश में निकल जाती है। घर से कुछ दूरी पर एक टेंट हाउस के बाहर कुछ खराब बांस पड़े होते हैं। वो खड़े चौकीदार से पूछकर संध्या एक एक करके 6 बड़े बांस और कुछ पतले बांस लेकर आती है। इन बांसों का क्या करोगी बहू? संध्या उन्हें पूरी प्लानिंग बताती है और राजेश कहते हैं, बहू तुम आगे की तैयारी करो, मैं इन बांसों को जमीन में गड्ढा बनाकर गाड़ देता हूँ। राजेश अपनी पूरी ताकत झोंक कर जमीन में 2 बांसों को गाड़ देते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हांफते हुए कहते हैं, अरे बहू मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पापा जी, आप दोनों यहाँ बैठे भी रहें तो मुझे हौसला रहेगा, यही मेरे लिए काफी है। बाकी के दोनों बांस संध्या जमीन में गड्ढा बनाकर गाड़ देती है। अब उसके सामने समस्या होती है कि कुछ ऐसे कपड़ों और रस्सियों की जिनसे छत और दीवारें बनाई जा सके। वो सोच ही रही थी कि उसकी दूसरी पड़ोसन आकर कहती है, मैं सुबह से तुम्हें धूप में काम करते हुए देख रही हूँ बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हमारी राशन की दुकान है ना, तो हमारे यहाँ जूट की खूब सारी बोरियां और रस्सियां पड़ी हुई हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत सही समय पर मदद करने आई हो बहन, मुझे उन बोरियों की सख्त जरूरत है, तुम मुझे दे दो। संध्या खूब सारी बोरियां लेकर आती है और संध्या उन्हें काट कर एक दूसरे के साथ सिलकर लंबी चादर और पर्दों की तरह बना लेती है। अब घर में रखा पानी का खाली ड्रम बाहर लाती है और ईंटों की मोटी परत बिछाकर उस पर ड्रम को रख देती है। फिर उस ड्रम पर चढ़कर जूट की रस्सियों की सहायता से चारों बांसों के ऊपर 2 बांस तिरछे बांध देती है। अब इन जूट की चादरों को इन तिरछे बांसों पर बिछाकर छत बन जाएगी। उससे पहले मैं पतले बांसों से दीवारें बना लेती हूँ। संध्या पतले बांसों को 2 बड़े बांसों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गाड़कर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देती है और फिर छत पर दीवारों पर जूट की चादरें बिछा देती है। वाह बहू, तुमने तो पूरा कमरा तैयार कर दिया। कमरा नहीं मम्मी जी, रसोई। अब इस रसोई में खाना बनेगा और चूल्हे का धुआं पड़ोसियों के घर भी नहीं जाएगा। संध्या रसोई में चूल्हा रखकर खाना बनाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में गर्मी से परेशान हो जाती है। रसोई तो बन गई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। जूट के कपड़े से छनकर धूप तो अब भी आ रही है। धूप से बचने और रसोई को ठंडा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। संध्या फिर से कुछ सोचती है और बाहर निकल जाती है। कुछ दूरी पर उसे एक खेत दिखता है जहां केले के पत्तों की कटाई करके उन्हें फेंका जा रहा था। संध्या उनसे विनती करते हुए कहती है, भैया आप इन पत्तों को फेंक ही रहे हैं तो क्या इन्हें मैं ले जाऊं? अरे हाँ ले जाओ, वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है। संध्या बड़े बड़े पत्ते छांट कर उन्हें लेकर आती है और फिर से ड्रम पर चढ़कर उन्हें छत पर बिछा देती है। बाकी पत्तों को वो रस्सियों की सहायता से सभी बांसों पर बांध देती है। अब थोड़ी गर्मी कम हो गई है, कुछ और भी कर सकते हैं जिससे पूरी तरह ये गर्मी खत्म हो जाए और रसोई ठंडी ठंडी हो जाए। अब आज के लिए काफी काम कर लिया, बाकी काम कल। राजेश, मोहन, गायत्री सब संध्या की रसोई की खूब तारीफ करते हैं। मधु और गौरव तो रात को वही दरी बिछाकर सो जाते हैं। अगले दिन सबके जाने के बाद संध्या 12 बजे के बाद सब्जियां लेने चली जाती है बाजार में। जब सब्जियां बिक गई भाभी जी, बस ये कुछ तोरई और लौकी बची है, कम दाम में दे दूंगा, ले जाओ, लेकिन आज ही इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, जितनी है सब दे दो। ये थोड़ी भिंडी है वो भी दे दो। संध्या सब्जियां लेकर पसीने से तरबतर होकर घर आती है। दोपहर के खाने में ज्यादा प्याज डालकर भिंडी बना लेती है। रात को जब वो तोरई काटने लगती है तो वो धूप के कारण पूरी तरह नरम पड़ी होती है। कम कीमत पर मिली लेकिन किसी काम में नहीं आई। लौकी भी नरम पड़ गई है लेकिन खाने लायक बची है। कुछ तो करना पड़ेगा वरना सब्जियां ऐसे ही खराब होती रहेंगी। संध्या अगले दिन फिर सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जियों के साथ साथ उसके ठेले के पास कचरे की तरह पड़े फल और सब्जियां रखने के थर्माकोल के बॉक्स लेकर आती है। घर आकर उसमें सारी सब्जियां रख देती है। फिर रात को सब्जियां तो बिल्कुल ताजी हैं। ये भी काम बन गया। अब मुझे रसोई को ठंडा करने का जुगाड़ करना है। संध्या शाम को सबके लिए पुदीने का शरबत बनाती है और पुदीने की ठंडक और खुशबू से उसे आइडिया आता है।
अगले दिन वो सब्जी वाले से खूब सारा पुदीना और नींबू खरीद कर लाती है। आते समय रास्ते में एक कुम्हार के यहाँ रुक जाती है। भैया मेरे पास 50 रुपए हैं, उनके बदले में ये टूटे हुए मटके दे दीजिए, मेरे काम में आ जाएंगे। अरे इन्हें तो ऐसे ही ले जाओ बेटी, हमारे काम के नहीं है। संध्या खूब सारे मटके लेकर आती है और उनमें मिट्टी भरकर उनमें पौधों की तरह पुदीने के गुच्छे लगाकर पूरी रसोई में चारों तरफ रख देती है। कुछ पुदीने के पत्ते और नींबू की घास पीस लेती है और उसे भी पानी में मिलाकर उस पानी को जमीन और जूट की दीवारों पर छींट देती है, जिससे ठंडक के साथ साथ भीनी भीनी खुशबू भी आने लगती है। अब तो अच्छी खासी ठंडक हो गई है, बस अब इस छत का भी कुछ हो जाए। आइडिया, जब थर्माकोल से गर्मी रुक सकती है तो छत पर भी उसे बिछाकर गर्मी रोक सकते हैं। संध्या पास में बने एक फ्रिज, टीवी के गोडाउन के बाहर फालतू पड़ी खूब सारी थर्माकोल की शीट्स को लेकर आती है और उसे छत पर केले के पत्तों के ऊपर बिछा देती है। इस तरह बांस पर लिपटे पत्तों और पुदीनों के पौधों से रसोई हरी भरी हो जाती है। शाम को सब ठंडी ठंडी रसोई में आकर बैठते हैं। भाभी क्या शानदार ठंडी ठंडी रसोई बनाई है आपने। चारों तरफ फैली हरियाली और फ्रेश खुशबू से तो शरीर तरोताजा हो गया, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे बस एक जुगाड़ और कर दो मेरी प्यारी भाभी, एक फ्रिज जैसा कुछ बना दो तो ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। संध्या खूब सोचती है और एक बड़े से मटके में पास की कंस्ट्रक्शन साइट से लाकर बालू को गीला करके भरती है। फिर उसमें गीली मिट्टी से आधा भरा मटका रखकर उसमें पानी की बोतलें रखकर ढक देती है। अब तो ऐसे 2-3 फ्रिज बना लेती हूँ, सब्जियां, बचा हुआ खाना और दूध दही खराब नहीं होगा। अब संध्या की हरी हरी ठंडी ठंडी रसोई पूरी तरह तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद वो सब्जी लाने जाती है तो उसे निशा मिलती है। निशा, कभी हमारे यहाँ आओ ना, हम सबको अच्छा लगेगा। 2 दिन बाद निशा और उसकी बहन आती है और संध्या की ठंडी ठंडी रसोई को देखकर हैरान रह जाती है। हमारा घर भी छोटा है दीदी, हमें भी गर्मी से परेशानी होती है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया कभी आया ही नहीं। तुम दोनों यहीं आकर काम कर लिया करो ना, दोपहर को तो रसोई बिल्कुल खाली रहती है। दोनों खुश हो जाती हैं और अगले दिन निशा और उसकी बहन सामान लेकर दोपहर को आ जाती हैं। दोनों को कपड़ों पर सितारे और बटन टांगता देखकर संध्या पूछती है, ये काम तो मुझे भी आता है, तुम मुझे भी काम दिला सकती हो। हाँ भाभी, हमारे सेठ के पास काम बहुत है और लोग कम, दिन भर के काम के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं हमें। अब निशा रोज आने लगती है और संध्या को भी काम दिला देती है। थोड़ी बहुत मदद राजेश, गायत्री करते हैं। मधु और गौरव की छुट्टियां पड़ जाती हैं और वो दोनों भी हाथ बटाने लगते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगता है। मम्मी जी, आज हम सबकी मेहनत के पैसे मिले, पूरे 5000 रुपए। अब हम इनसे अच्छा सा राशन, सब्जियां और फल लाएंगे। सब खुश हो जाते हैं और अब रोज उनके यहाँ अच्छी सब्जियां, फल और राशन आने लगता है। दिन भर सब ठंडी ठंडी रसोई में काम करते हैं और रात को भी वहीं सोने लगते हैं। पैसे मिलेंगे तो मैं फोन लूंगा और मैं खूब सारे कपड़े। बेटा, सारी मेहनत बहू की है तो पैसे पर भी उसका हक है, इसलिए उसे तय करने दो कि क्या करना है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, पैसा हम सबका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मोहन जी इससे कोई छोटा सा कारोबार खोल ले। हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। हमारे पास जो जगह तो है, आसपास कपड़े की दुकान भी नहीं है, एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ। पैसे मिलते ही मोहन होलसेल में माल लाता है और ठंडी ठंडी रसोई में ही एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में दुकान चलने लगती है और लोग गर्मी में भी दुकान पर आने लगते हैं। सामान लेने के बाद सब संध्या की ठंडी ठंडी रसोई में कुछ देर जरूर रुकते हैं। इस तरह संध्या की जुगाड़ू ठंडी ठंडी रसोई ने उन सब की कई समस्याओं का समाधान कर दिया था।